न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति का नाम है जिसमें हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक साइंटिफिक वर्ड है न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। क्या आयुर्वेद और न्यूरोथेरेपी रिलेटेड है? आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना है, यानी कि 5000 साल तो कम से कम है। उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं आयुर्वेद में, जैसे काया चिकित्सा है। आयुर्वेद के अंडर में ही न्यूरोथेरेपी है। आयुर्वेद की काया चिकित्सा एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है न्यूरोथेरेपी, जिसमें हम बॉडी के अंदर ही मेडिसिन बनाने का काम। न्यूरोथेरेपी में 100% सक्सेस रेट किन बीमारियों में है? देखिए, न्यूरोथेरेपी हर उस बीमारी का इलाज कर सकती है जिसका आज मॉडर्न साइंस करती है, यानी कि एलोपैथी करती है। अगर किसी भी बीमारी को आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं तो न्यूरोथेरेपी उस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो आप मुझे ये बताइए कि नाभि की दिक्कत होती है या नहीं होती है? नाभि की समस्या होती है। आजकल जो दो और बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है और खासतौर से यंग जनरेशन को हो रही है, एक है कोढ़ी की समस्या और एक है नली की समस्या। तो इसमें आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है? 2013, 2014, 2015 3 बार लगातार मुझे नेशनल अवार्ड न्यूरोथेरेपी में मिला। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। आज हम कोई मेडिसिन या डॉक्टर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉडी के डिफरेंट मसल और ट्रेडिशनल इश्यूज के बारे में। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नवल किशोर, जो कि है एक न्यूरोथेरेपिस्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आप कैसे हैं? आई एम गुड टू। अच्छा सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सबसे पहला, न्यूरोथेरेपी है क्या? न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें हम बिना दवा के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हम छोटी छोटी से लेकर और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने न्यूरोथेरेपी बोला, तो ये न्यूरोथेरेपी में बस न्यूरो का ही इलाज होता है या फिर? न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, यानी कि एक ट्रीटमेंट देने का तरीका है जिसमें हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक साइंटिफिक वर्ड है न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक का जो हमारा कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम से है। यानी कि अगर आपको पैर में भी कोई दिक्कत है या सिर में भी कोई दिक्कत है, उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम से, यानी कि आपकी स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेशर पॉइंट देकर ऑर्गन्स को और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और इसमें प्रेशर पॉइंट देकर हम अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ये होता कैसे प्रेशर पॉइंट देकर? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में काम करते हैं। जैसे आपका स्टमक है, आपका पैंक्रियाज है, आपका गॉल ब्लैडर है, इन सबको मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। आपका लंग्स है, ईसोफेगस है, या आपका फूड पाइप है, ट्रैकिया है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है। तो ये ऑर्गन्स कहीं ना कहीं सिस्टम में है, और सिस्टम जो कंट्रोल है वो हमारी स्पाइन से और ब्रेन से है। तो उनके कुछ जंक्शंस हैं कि हमारे ब्रेन और स्पाइन से निकलकर नर्व हमारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है। उन जंक्शंस को हम प्रेस करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं ऑर्गन्स की। तो ऑर्गन्स जो अपना काम नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से उनका वो इनएक्टिव हो गए हैं, उनको दोबारा से एक्टिव करके उनके हार्मोन्स, केमिकल, एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में बनाते हैं। तो आपका ये सारे चीजों में रोल क्या होता है? ये जो जितना मैंने आपको समझाया, ये सारा प्रेशर पॉइंट्स एक न्यूरोथेरेपिस्ट ही देता है। हमारी बॉडी में लगभग 150 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, और हमारी न्यूरोथेरेपी में भी 150 पॉइंट को सिखाया जाता है। यानी कि इन 150 पॉइंट्स को, इस बॉडी के अलग अलग जंक्शंस को हम प्रेस करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, फिर प्रेशर से उसे क्रिएट करते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से किसी भी ऑर्गन्स की एक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है, और वो ऑर्गन जो भी हैं वो अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। क्या आयुर्वेद और न्यूरोथेरेपी रिलेटेड है या फिर क्या ऐसा क्या अलग है उसमें? आयुर्वेद जो है हमारी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जब एलोपैथी भी नहीं थी। अगर मैं अंग्रेजी दवाइयों की बात करूं तो हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में 200 साल पहले ही अंग्रेजी मेडिसिन आई, क्योंकि अंग्रेज लेकर आए, इसलिए हम इसे अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, है ना। आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना है, यानी कि 5000 साल तो कम से कम है। उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं आयुर्वेद में, जैसे काया चिकित्सा है, वध चिकित्सा है, भूत चिकित्सा है, अगर तंत्र है, यहाँ पर हमारा और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति, मतलब ब्रांचेज हैं। आयुर्वेद अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड है। उसमें जो काया चिकित्सा है, काया का मतलब शरीर और चिकित्सा मतलब शरीर की चिकित्सा। अगर हम इसे मेडिकली टर्म समझे तो इसे बोलते हैं इंटरनल मेडिसिन, यानी कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर मेडिसिन बनती है
केवल उनको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो न्यूरोथेरेपी क्या है? काया चिकित्सा का ही एक पार्ट है। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं आपको समझाऊं तो आयुर्वेद के अंडर में ही न्यूरोथेरेपी है। आयुर्वेद की काया चिकित्सा एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है न्यूरोथेरेपी, जिसमें हम बॉडी के अंदर ही मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। तो पहले लोग आयुर्वेदा को जानते थे बट न्यूरोथेरेपी को नहीं, बट अभी ऐसे क्या इंट्रोड्यूस कैसे हुआ न्यूरोथेरेपी इस जनरेशन में? देखिए, आयुर्वेद में काया चिकित्सा है और काया चिकित्सा में नाड़ी मर्दन चिकित्सा है। नाड़ी मर्दन चिकित्सा हमारे एक्चुअल में न्यूरोथेरेपी का नाम है। ये नाड़ी मर्दन चिकित्सा से न्यूरोथेरेपी आज की मॉडर्न साइंस की वजह से बनी, क्योंकि आज हम कोई भी बात रखें तो साइंटिफिक वे में रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि अग्नाशय, अमाशय, है ना, ये आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं कहूँ कि स्टमक, पैंक्रियाज, क्योंकि ये आज की मॉडर्न साइंस के नाम हैं। तो उसी लिए गुरुजी ने, यानी कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने नाड़ी मर्दन चिकित्सा को आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से कन्वर्ट कर कर न्यूरोथेरेपी वर्ड रखा है। न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? जी बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। आयुर्वेद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेडिकल फील्ड या मेडिसिन, तो उसके भी अलग अलग फील्ड हैं। कोई ऑर्थो का डॉक्टर होता है जो हड्डियों का इलाज करता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, कोई गायनोलॉजिस्ट होता है जो फीमेल्स की प्रॉब्लम को देखता है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग हैं। अगर तंत्र है, बाल चिकित्सा है, भूत चिकित्सा है, विद्या तंत्र है, तो उसमें काया चिकित्सा एक डिपार्टमेंट है। उस काया चिकित्सा का नाड़ी मर्दन डिपार्टमेंट है। नाड़ी मर्दन का आज मॉडर्न नाम जो है वो न्यूरोथेरेपी है। तो आपने मुझे जैसे इतना कुछ बता दिया न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो आप बताइए आप कब से हो इस फील्ड में? मैं लगभग न्यूरोथेरेपी में 2005 से हूँ। जब मेरा 12th पास हुआ तो एक मुझे किसी न किसी सेक्टर में अपना करियर बनाना था, तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट मुझे मिले और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक नई ट्रेडिशनल थेरेपी है, लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को मेडिसिन से, साइड इफेक्ट से हमें बचाना चाहिए। तो फिर मैं 2005 से न्यूरोथेरेपी का कोर्स करने गया बॉम्बे, और वहाँ से मैंने इसका डिप्लोमा कोर्स करा और आज तक मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, तो आपको काफी साल हो गया है इसमें? 20 साल। और आपको मतलब आपने सोचा कि ठीक है मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए ऐसे मेडिसिन, तो आपके घर में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ज्यादा मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते होंगे। देखिए, बीमार तो हर व्यक्ति पड़ता ही है और हर घर में बीमारी आती है। हाँ। बस उसको कैसे टैकल करना ये समझने की जरूरत है। एक आम घर में बीमारी आती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन ढूंढता है, मेडिसिन केमिस्ट से खरीद लेता है। लेकिन जब हमारे जैसे न्यूरोथेरेपिस्ट के घर में बीमारी आती है तो हम समझते हैं कि पहले ये खुद ठीक हो, क्योंकि बॉडी सेल्फ हील करती है उस बीमारी को। हम ऐसे नहीं कि आज ही सिर दर्द हुआ और आज ही हम डॉक्टर के पास चले गए। हाँ, हम उसे पहले खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब अगर बीमारी नहीं ठीक होती है तो इमरजेंसी केसेस में या कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में हम ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में नहीं जाते। तो न्यूरोथेरेपिस्ट और एक आम आदमी में इतना फर्क है। तो आपके घर में तो ऐसा लगता होगा प्लस पॉइंट है कि आप सबको गाइड कर देते होंगे। हाँ, अगर कोई भी बीमार होता तो उसे समझाते हैं कि इतनी जल्दी ठीक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको जुकाम है या कोल्ड हो गया है, आप मेडिसिन खाएंगे तो भी 5 दिन में ठीक होंगे और नहीं खाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप मेडिसिन खाकर कोल्ड को ठीक नहीं कर रहे, ये हमारी इम्यूनिटी ही हमारे कोल्ड को ठीक करती है। तो आप मेडिसिन खा रहे हैं तो भी 5 दिन उसे सफरिंग तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये हमारे को समझ आ जाए तो मेडिसिन को खाना छोड़ देंगे, और मेडिसिन खाकर हम कोल्ड को ठीक नहीं कर रहे बल्कि उसके लिए साइड इफेक्ट और क्रिएट कर रहे हैं। आज हम मेडिसिन 10 दिन के लिए किसी भी बीमारी के लिए खा लें तो हमारा पेट खराब होना शुरू हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें लूज मोशन हो जाते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम बीमारी को अपने अंदर डाल रहे हैं। सर मुझे ऐसा अभी मतलब मैंने जो अभी आपने बताया कि 2005 से आप इसको अडेप्ट किए हो, तो 2005 में तो वास्ट फील्ड होगी डॉक्टरेट में, तो आपने न्यूरोथेरेपी क्यों चूज किया? क्योंकि अभी जो 2026 में मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा न्यू लग रहा है, तो उस टाइम पे कितना न्यू होगा? न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट देने का तरीका है, ये आज की मॉडर्न साइंस से बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूं तो ये अल्टरनेट मेडिसिन यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा, जिसमें न्यूरोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, कपिंग थेरेपी है, सुजोग थेरेपी है। इन सब थेरेपी में क्या सिमिलरिटी है कि ये मेडिसिन नहीं देते हैं, ये नेचुरल तरीके से बॉडी को हील करने का कोशिश करते हैं, यानी कि बॉडी को रेस्ट पर डालते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब 2005 में जब मैं न्यूरोथेरेपी में जुड़ा तो मेरा ये झुकाव ये था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है।
अगर आज की फील्ड में अगर मैं एज ए कैरियर देखूं तो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए जहां पर कंपटीशन बहुत कम हो, जहां पर लोगों को पता कम हो और मेरा स्कोप ज़्यादा हो। तो न्यूरोथेरेपी लोगों को पता नहीं था। और अच्छी बात यह कि न्यूरोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, लोगों की दुआएं भी कमाते हैं। जब हम किसी की बीमारी का इलाज करते हैं, उनको साइड इफेक्ट से बचाते हैं, उनको किसी मेडिसिन का यूज़ नहीं करने देते हैं, सर्जरी से बचाते हैं, ऑपरेशन से बचाते हैं, तो पैसे तो हम इनकम ले ही रहे हैं, क्योंकि पैसे तो वो हर किसी को डॉक्टर को देंगे, लेकिन वो दुआएं भी देते हैं हमारे को कि हमारे को ऑपरेशन से बचाया, हमारे को सर्जरी से बचाया, हमारे को मेडिसिन से बचाया। तो मुझे उस समय पर ये चीज़ें ध्यान थी कि 2005 में न्यूरोथेरेपी को सीखकर मैं हर घर तक न्यूरोथेरेपी को पहुंचाऊंगा और पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाऊंगा। न्यूरोथेरेपी में 100% सक्सेस रेट किन बीमारियों में है? देखिए, न्यूरोथेरेपी हर उस बीमारी का इलाज कर सकती है जिसका आज मॉडर्न साइंस करती है, यानी कि एलोपैथी करती है। अगर किसी भी बीमारी को आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं तो न्यूरोथेरेपी उस बीमारी को ठीक कर सकती है। अब हर बीमारी की एक स्टेज होती है। अगर पेशेंट फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आता है तो हम 100% उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कैंसर की फर्स्ट स्टेज है तो उसका इलाज है, लेकिन कैंसर की 4th स्टेज है तो दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है ना। तो बीमारी किस स्टेज में हमारे पास आई है ये डिपेंड करता है। कोई भी पेशेंट अगर कल बीमार हुआ है और आज हमारे पास आ जाए तो हम उसे 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पहले आदमी बीमार होता है, दवाइयाँ खाता है, नहीं आराम आता तो होम्योपैथिक लेता है, नहीं दवाइयाँ आता तो कुछ और कराता है, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आता है। क्यों? क्योंकि अब वो सोचता है कि चलो एक बार न्यूरोथेरेपी भी ट्राई करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है जहां पर आज की मॉडर्न साइंस काम कर सकती है। तो मतलब ऐसा है क्या, न्यूरोथेरेपी को लोग बहुत लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं कि जो लास्ट में आते? देखिए, लास्ट में इसलिए ऑप्शन में लेते हैं क्योंकि हमारा एक नेचर है, हम हर चीज़ जल्द ठीक करना चाहते हैं। मुझे सिर दर्द हुआ तो मैं स्टीम नहीं लूँगा, मैं पहले एक मेडिसिन खा लूँगा और सो जाऊँगा। तो मैं हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाए, लेकिन कभी भी बीमारी चुटकियों में ठीक नहीं होती। जैसे जैसे धीरे धीरे बीमारी आती है वैसे ही धीरे धीरे ठीक होती है। जब उसे चुटकियों में ठीक नहीं होती तो वो दूसरा ऑप्शन ढूंढता है, फिर वो होम्योपैथिक पे जाता है, फिर वो कहीं और चिकित्सा पद्धति में जाता है, और जब वहां पर भी आराम नहीं आता तब वो सोचता है कि इसका हम कैसे और इलाज करें, कैसे बिना मेडिसिन के इलाज करें, क्योंकि मेडिसिन खा खा कर तो थक चुका है। मेडिसिन से उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो अब वो देखता है कि कैसे हम इसे अल्टरनेट मेडिसिन पे काम करें। तो वहां पर फिर एक न्यूरोथेरेपिस्ट का रोल आता है, और वहां पर आते आते बीमारी तो बढ़ती ही है और हमारे सामने चैलेंजेस भी ज्यादा हो जाते हैं कि अब हम बीमारी को 3rd स्टेज से वापस फर्स्ट पर लाते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी को अगर लोग पहले से ही अपना लें, पहले दिन से ही अपना लें, तो उनको 3rd स्टेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। न्यूरोथेरेपी को फर्स्ट में अपनाना चाहिए। हाँ, अगर न्यूरोथेरेपी से ठीक ना हो तो हम मेडिसिन को अपनाएं, जबकि हम ऐसा उल्टा करते हैं। न्यूरोथेरेपी को हम नेचुरल तरीके से ही ठीक करते हैं, रूट कॉज को समझते हैं, बॉडी को डायग्नोस करते हैं। बीमारी डायरेक्ट नहीं आती, पहले बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, बॉडी का नेचर चेंज होता है। जैसे अगर किसी को बुखार आने वाला है तो पहले सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, बदन दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा, सिर में भारीपन हो जाएगा, बॉडी काम करने नहीं चाहेगी, मन उठने का नहीं करेगा, आलस आ जाएगा। ये सिम्टम्स है कि अब बुखार आने की तैयारी है, दूसरे दिन बुखार आ जाएगा। तो फीवर क्या है? डिजीज हो गई, लेकिन उससे पहले की तैयारी क्या है? उसके सिम्टम्स हैं। तो अगर हम उस सिम्टम्स में ही उसे ठीक कर दें तो डिजीज तो नहीं आएगी ना। तो हम रूट कॉज पे काम करते हैं। हमारे कंट्री की ग्रोथ में न्यूरोथेरेपी का क्या रोल है और इसमें गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प कर रही है? देखिए, कंट्री की ग्रोथ में आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। आज हमारे युवा वर्ग, अगर मैं बात करूं, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है वो हमारे देश में है, इसलिए हमारे देश को युवा देश कहा जाता है। और हमारे देश की विडंबना ये है, दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, यानी कि उसके पास जॉब नहीं है। उसने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, इवन पीएचडी भी करा हुआ है, और वो किसकी जॉब में लाइन में खड़ा हुआ है? वो चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे देश की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। न्यूरोथेरेपी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आज 12वीं पास व्यक्ति न्यूरोथेरेपी के 2 साल के डिप्लोमा कोर्स को कर अपना सेंटर चला सकता है, अपनी अर्निंग का साधन बना सकता है, अपने परिवार को पालन कर सकता है, और इवन वो अपने यहाँ पर रोजगार दे सकता है, क्योंकि अकेला तो न्यूरोथेरेपी सेंटर चलेगा नहीं। उसके लिए उसे ऑफिस बॉय भी चाहिए, थेरेपिस्ट भी चाहिए, रिसेप्शन भी चाहिए। तो कम से कम एक न्यूरोथेरेपिस्ट 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम
अगर देश भर में 10,000 न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं तो 10,000 से 5 लोग रोजगार ले रहे हैं, तो 50,000 लोगों को कम से कम हम लोग रोजगार दे रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। हाँ, रही गवर्नमेंट की हेल्प की बात, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। उन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया। आयुष मंत्रालय में जो वाई है वो योगा नेचुरोपैथी को इंडिकेट करता है। योगा नेचुरोपैथी में न्यूरोथेरेपी भी आती है, यानी कि अल्टरनेट मेडिसिन पर काम करने वाली जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो आयुष के अंडर में है। तो कहीं ना कहीं अभी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट गवर्नमेंट हमारी इन पद्धतियों को प्रमोट कर रही है, उनके लिए फंड जारी कर रही है, और आने वाले टाइम में न्यूरोथेरेपी के लिए स्पेशल फंड होगा जो देश के विकास में भी हेल्प करेगा और न्यूरोथेरेपी के प्रमोशन में भी हेल्प करेगा। तो इतने लंबे समय से आप न्यूरोथेरेपी में काम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है? देखिए, न्यूरोथेरेपी में एक अनुभव है मेरा। न्यूरोथेरेपी में हमारे रिजल्ट्स हैं, और पेशेंट जब ठीक होते हैं तो यही हमारी अचीवमेंट्स होती हैं। अगर हम बात करें अवार्ड की, तो न्यूरोथेरेपी को जब मैं इस कोर्स को कर रहा था तो दिल्ली का पहला न्यूरोथेरेपिस्ट था मैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट था न्यूरोथेरेपी में। उसके बाद में साल भर में हमारी एक नेशनल मीटिंग होती है जिसमें देश भर के न्यूरोथेरेपिस्ट आते हैं, जिसे हम नेशनल सेमिनार कहते हैं। तो उसमें सबसे क्रिटिकल केसेस को प्रेजेंट किया जाता है, और उसमें सबसे बेस्ट केस जो होता है, जो ना तो किसी का ऑपरेशन यानी कि टाला हो, सर्जरी को किसी ने टाला हो, या कोई ऐसी बीमारी ठीक करी हो जहाँ पर लाइलाज बीमारी है, तो उनको डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो फाउंडर है न्यूरोथेरेपी के, वो नेशनल अवार्ड देते थे। तो उसमें 2013, 2014, 2015 3 बार लगातार मुझे नेशनल अवार्ड न्यूरोथेरेपी में मिला है। उसके बाद में न्यूरोथेरेपी को हमने जनमानस तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का हेल्प ली, सोशल मीडिया के थ्रू काम करा, और इसीलिए हमारे पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने अपना नाम भेजा हुआ है। तो न्यूरोथेरेपी के फील्ड में काम करते करते लोगों को तो ठीक कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी ले रहे हैं। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा। न्यूरोथेरेपी में अचीवमेंट बाय प्रोडक्ट है कि जब हम किसी भी फील्ड में एक लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, और आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है। आज मुझे लोग नवल किशोर के नाम से कम जानते हैं, नवल सर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपी को सिखाता हूँ। तो जब आपके किसी फील्ड में एक लंबा टाइम पीरियड होता है तो वहाँ पर अचीवमेंट्स अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में जुड़ते चले जाते हैं। सो आपको ऐसे जो नेशनल अवार्ड मिला, तो आपको ऐसा कौन से क्रिटिकल केस के लिए मिला था? देखिए, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पहले की रिपोर्ट पेशेंट की, बाद की रिपोर्ट्स, ऐसे 150 से ज़्यादा हमारे पास क्रिटिकल केसेस हैं। उनमें से अगर मैं एक बात करूं तो क्रिएटिनिन लेवल, किडनी में अगर किडनी आपकी फंक्शन नहीं कर रही है और किडनी खराब होती चली आ रही है, आपका GFR 10 रह गया है, 7 रह गया है, तो उस समय पर किडनी के फंक्शन को हमें आर्टिफिशियली मशीन से कराना पड़ता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। यानी कि जब किडनी डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में आपको डायलिसिस पर जाना पड़ता है। तो वो कब होगा? जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 6 से ज़्यादा चला जाता है। तो क्रिएटिनिन लेवल मेरे पास आया था 10 के पास में, यानी कि जो 6 तो लास्ट है, उसके बाद तो आपका डायलिसिस होगा। तो 10 जब आया तो 10 से 8 आया उसका क्रिएटिनिन लेवल, 8 से 6 आया, और 6 से आज की कंडीशन में, आज की डेट में हम बात करें तो उसका क्रिएटिनिन लेवल 2 है, जो कि इम्पॉसिबल है आज की मॉडर्न साइंस में। आज की मॉडर्न साइंस में अगर किसी का डायलिसिस शुरू हो गया तो कभी भी उसका डायलिसिस नहीं बंद होगा, ये पक्का है। लेकिन न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से डायलिसिस भी रुकते हैं, किडनी ठीक होती है, किडनी फंक्शन करना शुरू करती है, और आप इस डायलिसिस के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। अच्छा सर, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, मैं एक बार जिम कर रही थी, वहाँ पे मैं वेट उठा रही थी बेसिकली। सो क्या हुआ था, मेरे पेट में अचानक से बहुत जोर का दर्द हुआ। मैं घर गई, मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला कि नाभि खिसक गई होगी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि नाभि वाभि की दिक्कत कुछ नहीं होती है, मुझे उन्होंने मेडिसिन दे दिया और फिर मैं चली गई। तो आप मुझे ये बताइए कि नाभि की दिक्कत होती है या नहीं होती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और खास तौर से यंग जनरेशन के साथ है। पहली चीज तो नाभि की समस्या होती है। दूसरी चीज की डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं? देखिए, डॉक्टर्स के साथ एक मजबूरी है कि जब तक किसी रिपोर्ट में कोई चीज ना आ जाए वो उसको मानते नहीं है। अगर आपका लीवर बिल्कुल परफेक्ट है LFT के हिसाब से, लेकिन लीवर फिर भी वीक है, तो वो नहीं कहेंगे कि लीवर वीक है। नाभि की समस्या के साथ क्या होता है कि नाभि की समस्या ना तो अल्ट्रासाउंड में आती है, ना CT स्कैन में आती है, ना एक्सरे में आती है। यानी कि जब समस्या किसी टेस्ट में आ ही नहीं रही तो उनके हिसाब से वो समस्या नहीं है।
नाभि की समस्या केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं। पहला, जो उस समस्या को झेल रहा है, यानी कि जिसकी नाभि खिसक गई है, पहला वो। दूसरा, वो जो उसको ठीक कर सकता है। तो नाभि की समस्या होती है, हमारी पूरी बॉडी नाभि के साथ कनेक्ट है। नाभि जो है यानी कि नेवल जो है हमारी बॉडी का आधार है, बैलेंस है। अगर आपने देखा होगा सर्कस में एक व्यक्ति किसी खंबे के ऊपर इस तरीके से लेटता है और पूरी बॉडी को बैलेंस कर लेता है, वो जो जहां पर वो खंबे का टॉप रखा हुआ है वो नाभि है। यानी कि नाभि हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहां से हम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो नाभि से इधर उधर करेगा ना तो वो बैलेंस या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस हमारी नाभि पर है। नाभि के साथ ही एक बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ता है ना। नाभि से ही बच्चे को पोषण मिलता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो नाभि तो हमारी आज की नहीं, हमारी शुरुआत की शुरुआत है, यानी कि हमारी शुरुआत से ही साथ है। जब नाभि अपनी जगह से खिसकती है तो बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, आपको माइग्रेन हो सकता है। नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है। नाभि अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नाभि अगर राइट साइड में जाएगी तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, वाटरी मोशन हो सकते हैं। तो ये नाभि के खिसकने से हैं। अगर किसी के साथ ये सिम्टम्स हैं तो उसे नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट को या नाड़ी जिसको आती हो देखना, या नाभि जिसको आती हो देखना, उसके विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए। जैसे कि कोई इंसान बीमार होता है तो वो पहले क्या करता है, एलोपैथी के पास जाता है, होम्योपैथी के पास जाता है, आयुर्वेदा के पास जाता है, अपना पैसा और अपना वक्त पूरा बर्बाद करके। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाए डायरेक्टली, सो डैट उसका इतना टाइम वेस्ट ना हो? देखिए, इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि न्यूरोथेरेपी भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है या एक ट्रीटमेंट देने का माध्यम है कि लोगों को पता चले कि आप बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले साइड इफेक्ट हो फिर हमारे पास आए। तो ये सरकार को भी करना चाहिए, ये हर न्यूरोथेरेपिस्ट को करना चाहिए। जो भी देश भर में 10,000 15,000 न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, उनको अपने एरिया में इस तरीके के कैंप लगाने चाहिए, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि बॉडी को मेडिसिन से कभी ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिसिन, हमारे जो शरीर है ये कोई मशीन नहीं है कि हमने बाहर से तेल डाल दिया, बाहर से पुर्जे बदल दिए। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, भगवान ने बनाया है, हम तो नहीं बना सकते किसी लेबोरेटरी में। तो जो चीज़ प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है, जो प्राकृतिक तरीके से तैयार हुई है, शरीर हमारा प्राकृतिक है, तो ये प्रकृति से ही ठीक हो सकता है, बजाय कि बाहर की मेडिसिन से। अब शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे शरीर ही ठीक करता है। तो इस बोलते हैं कि बॉडी हील इटसेल्फ, यानी कि हमारा शरीर खुद बीमारी का इलाज करता है ना। तो उसके लिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, लोगों को समझ आने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, और ऐसे चिकित्सा पद्धतियों के प्रोफेशनल लोगों को अपनी क्लिनिक को प्रमोट करने की जरूरत है। और सरकार की तरफ से भी अगर कुछ कदम उठते हैं, सरकार इसमें फंडिंग करती है, कुछ एडवर्टाइजमेंट करती है, जो कर रही है, लेकिन अभी इनडायरेक्टली कर रही है। अगर डायरेक्ट तरीके से करेगी तो और भी अच्छा है, लोगों के पैसे भी बच सकते हैं और बीमारी को शुरुआत में ही न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, सरकार को तो करना ही चाहिए। तो आपको कैसे लगता है इसे डायरेक्ट वे में कैसे कर सकती है? देखिए, डायरेक्ट वे में इस तरीके से कर सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी अभी गवर्नमेंट के पोर्टल पर नहीं है। हाँ, आयुष मंत्रालय एक बना है, आयुष मिनिस्ट्री एक बनी है। उस आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, यू का मतलब है यूनानी, वाई का मतलब जो है इसमें आपका योगा एंड नेचुरोपैथी है, और एच का मतलब होम्योपैथी है। तो इस योगा एंड नेचुरोपैथी में जो है न्यूरोथेरेपी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको ए और जोड़ना है या एन और जोड़ना है। एन से जब आयुष में एन जुड़ जाएगा तो न्यूरोथेरेपी को इंडिकेट करेगा। तो अभी हम जो है वो आयुष में योगा के अंडर में आते हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी के अंडर में। और नेचुरोपैथी का मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा, हर वो चिकित्सा जो नेचुरल तरीके से शरीर को ठीक करने का काम कर रही है, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, योग हो, सुजोग हो, चाहे न्यूरोथेरेपी हो, ये सभी अभी मिलकर एक ही है। न्यूरोथेरेपी के लिए भी अलग बजट होना चाहिए, ऐसा हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले जब बजट सत्र बने, 2027 का बने, जब भी बने, तो एक न्यूरोथेरेपी के लिए भी अलग से उनको कुछ फंडिंग रखनी चाहिए। अगर मुझे आज के टाइम पे पेट में दर्द हो रही हो तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? और आजकल में ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, पेट की बीमारियाँ।
देखिए आज की जो पेट की समस्याएं हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है कि पेट जो है वो हमारे शरीर के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करता है। हमारे शरीर के लिए चाहे जितने भी हार्मोन्स हो, एंजाइम हो, केमिकल हो, उन सब का रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं हमारे स्टमक से ही आने वाला है। आप जो कुछ भी खाते हैं, है ना, चाहे आप जो कुछ भी पीते हैं, नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, आप साउथ इंडियन भोजन करते हो, आप नॉर्थ का खाते हो, इन सब का डाइजेशन होता है। वो डाइजेस्ट होने के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी मॉलिक्यूल है वो सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है ना, लिवर के थ्रू। अब आपने कहा पेट दर्द है, तो पेट दर्द जो है उसका रूट कॉज क्या है? क्या आपने रात को गड़बड़ खाया? क्या आपने कोई वजन उठाया? क्या आपने कुछ फास्ट फूड खाया? तो कहीं ना कहीं तो रूट कॉज है। उस रूट कॉज को अगर हम समझेंगे तो आप बीमारी को आसानी से ठीक कर पाएंगे और परमानेंट ठीक कर पाएंगे। आजकल जो पेट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, सोने का तरीका है, वो सब गलत होता चले जा रहा है। आज की जो जनरेशन है या जो लोग हैं उनको खाने का कुछ भी नहीं पता। बेमौसम की चीजें हम खा रहे हैं। हम सर्दी में हम लौकी खा रहे हैं, है ना, गर्मियों में हम गाजर खा रहे हैं, जबकि गाजर तो सर्दी का है और लौकी जो है वो गर्मी की है। तो अगर हम बेमौसम की चीजें खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, है ना। आपको गाजर भी खानी है लेकिन और लौकी भी खानी है, तो अपने अपने मौसम में खानी है। तो वे मौसम वाली चीजें अगर हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में जो भी 90% मैदे के बने हुए हैं, और मैदे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं है। वो केवल और केवल आपके शरीर को खराब ही करेगा और उल्टा आपके ऑर्गन्स को बीमार करता है। तो हम आज की जो जनरेशन है वो 90% फास्ट फूड पर चल रही है। हमें 11 बजे से लेकर 5 बजे की नींद लेनी ही चाहिए, कंपलसरी है। इसमें इफ और बट नहीं है कि मैं रात को पढ़ता हूं, मैं रात को कुछ प्रैक्टिस करता हूं, मैं रात को जॉब करता हूं। ये सब आंसर गलत हैं। अगर 11 बजे से लेकर 5 बजे की नींद आप नहीं ले रहे हैं तो आप बीमार पड़ेंगे। अमेरिका की स्टडी ये कहती है, मेडिकल साइंस की, कि जो लोग 11 बजे से 5 बजे की नींद कंपलसरी नहीं ले रहे हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो आज कैंसर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हमारा खान पान गलत है, हमारा रहन सहन गलत है, हमारे सोने का तरीका गलत है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ही गड़बड़ है, तो बीमारियां तो आएंगी ही। बट कॉर्पोरेट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। एक कॉर्पोरेट जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी नाइट जॉब एक मजबूरी है, शौक नहीं है। दूसरा, जो बच्चा रात को पढ़ रहा है वो मजबूरी नहीं है, शौक है। तो दोनों को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमारा शौक गलत है, कहाँ हमारी मजबूरी है। अगर आपकी मजबूरी है वो तो अर्निंग का साधन है, भाई आपको जॉब करेंगे तभी पैसे आएंगे। अब आपकी नाइट की शिफ्ट है तो उसे नहीं करिए, चलिए उसको कर लीजिए, चलो मान लिया कि भाई आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन रात में पढ़ना कौन सी मजबूरी है? आप सुबह उठ के पढ़िए। आपने सोना तो चाहे आप वो सुबह सोएं, सोने का टाइम तो 5 से 6 घंटे सोएंगे ही ना आप, चाहे वो दिन में सोएं, चाहे सुबह सोएं, चाहे रात को सोएं। केवल आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि भाई रात को 11 बजे से 5 बजे तक आप सो जाइए, 5 बजे उठकर पढ़ लीजिए, है ना। गलती वहां पर है जहां हम जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। मजबूरी हमारी एक अलग चीज है। गलतियां क्या कर रहे हैं? हम रात को मूवी देख रहे हैं 2-2, 3-3 बजे तक, हम आपस में चैटिंग कर रहे हैं 12-1-1 बजे तक, हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम इसको तो ठीक कर सकते हैं, ये तो मजबूरी नहीं है। तो मजबूरी को अलग है, लेकिन मजबूरी को अगर आप अपने आप में हर चीज का मजबूरी का नाम दे देंगे तो वो गलत है। तो हमारे को जानने की जरूरत है कि बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहती है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हमारी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और पीनियल ग्लैंड अगर स्टिमुलेट होगी तो ही आपकी हीलिंग प्रोसेस होगी, नहीं तो नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस नहीं होगी। और इसके बाद में बीमारी की शुरुआत होगी। आप एक बीमारी की शुरुआत होगी, धीरे धीरे करके दूसरी होगी, और इस तरीके से आप बीमारियों के जंजाल में फंसते चले जाएंगे। आप अभी एक बीमारी के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, 6 महीने के बाद आप 2 बीमारी के लिए खाएंगे, और 1 साल के बाद 3 बीमारी के लिए खाएंगे। जहां पर आज अगर मैं बात करूं, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर मेडिसिन खानी है, हाई बीपी के लिए जिंदगी भर मेडिसिन खानी है, थायराइड के लिए जिंदगी भर मेडिसिन खानी है। ये ऐसी बीमारियां हैं, आप चाहकर भी इन मेडिसिन से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। जैसे अभी तक आपने बताया नाभि की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे और भी कोई प्रॉब्लम है जो लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं? देखिए, नाभि तो एक कॉमन है कि सब लोग नाभि के बारे में जानते ही हैं कि नेवल डिस्प्लेसमेंट एक बीमारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। आजकल जो 2 और बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है, और खासतौर से यंग जनरेशन को हो रही है, एक है कोढ़ी की समस्या
और एक है नले की समस्या। अब ये कोड़ी की समस्या क्या है? कोड़ी क्या है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी स्टर्नम बोन है ना। स्टर्नम बोन जहाँ खत्म होती है यहाँ पर एक लिगामेंटम पार्ट है। लिगामेंटम पार्ट क्या है? स्टर्नम बोन का बेस है। जब वो बेस, वो ना तो बोन है ना मसल्स है, ना तो वो हड्डी है ना वो मांसपेशी है, वो एक लिगामेंटम है। तो वो लिगामेंट जब अपनी जगह से खिसकता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे फूड पाइप को सप्रेस करता है और इसकी वजह से आपको खाना खाने में तकलीफ होती है, आपको पानी निगलने में तकलीफ होती है और आपको दिन भर बेचैनी बनी रहती है इस हिस्से में, अपने लोअर अपर एब्डोमेन में, यानी कि नाभि, इसके स्टर्नम बोन के नीचे। जब ये बेचैनी बनी रहे तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके कोड़ी की समस्या आ गई है। इस कोड़ी की समस्या को आप किसी भी टेस्ट में डायग्नोज नहीं कर सकते। आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आप सीटी स्कैन कराएं, आप एक्सरे कराएं, इसमें कहीं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो ये हड्डी है ना ये मांस है। अब इसकी जो समस्या का समाधान है एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है या जो कोड़ी को ठीक कर सकता है, जो उसकी सेटिंग कर सकता है, वो कर सकता है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? आपको खाना खाने में भी तकलीफ होगी, खाना निगलने में भी तकलीफ होगी, पानी पीने में भी तकलीफ होगी और एक अजीब सी बेचैनी आपको यहाँ बनी रहेगी। इसके कॉज क्या है? हम बहुत ज़्यादा, आजकल जनरेशन जो है वो इस तरीके से झुक कर बैठती है और पढ़ते रहते हैं हम दिन भर। हम टीवी देखते समय ना तो हम बैठे होते हैं ना लेटे होते हैं, हम लेटे और बैठे दोनों की अवस्था में होते हैं। तो हमारा ये पार्ट धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है। हम झटके से वेट उठाते हैं तो इस वजह से यहाँ पर आपका ये जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। इसको बोलते हैं कोड़ी की समस्या। ऐसे ही नाभि से नीचे का हिस्सा जो है, नाभि से नीचे का हिस्सा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जहां से खाना एब्जॉर्ब होता है। और इंटेस्टाइन में कैसे मूवमेंट होती है? इस तरीके से। ये हमारी इंटेस्टाइन फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो इस तरीके से मोशन, यानी कि हमारा खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा उसे एब्जॉर्ब करता है। जब ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है ना, तो इसे हम बोलते हैं नले की समस्या। नले की समस्या ये आयुर्वेद का एक वर्ड है। अगर हम इसे साइंस में समझें तो इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरालिसिस। इंटेस्टाइनल पैरालिसिस का मतलब होता है कि पैरालाइज उसे कहते हैं जब आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। एक पैरालाइज पेशेंट का हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं चलेगा, आदमी का ऑर्गन काम नहीं करता, उसे पैरालिसिस बोलते हैं। तो ऐसा ही पैरालिसिस कुछ इंटेस्टाइन के साथ होता है। वजह क्या है? जब हम खाली पेट वजन उठाते हैं, लोअर एब्डोमेन पर जोर पड़ता है, हम किसी झटके से गुजरते हैं, जैसे ब्रेकर से हमारी गाड़ी गुजरी तो लोअर एब्डोमेन पर झटका पड़ता है, यूट्रस खिसक जाता है, जिसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं मेडिकल साइंस में। ऐसे ही इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी खराब होती है। हम खाली पेट सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व हो रही है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, लड़के आते हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, दिन में 3-3 बार कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है, खाली पेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारी लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियां खिंचती हैं और वो खिंचने से क्या है, उनका जो कंट्रोल है ब्रेन के साथ, वो कनेक्शन हट जाता है। हमारा ब्रेन है जो हमारी इंटेस्टाइन को चला रहा है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को देखें तो पेट फुला सकता है, पेट पिचका सकता है, पेट फुला सकता है, मैं अपने पेट को फुला सकता हूं, अंदर कर सकता हूं, फुला सकता हूं, अंदर कर सकता हूं, लेकिन नले वाला आदमी ये नहीं कर सकता। यानी कि जिसको नले की समस्या है, आप उसको कहिए कि पूरी ताकत से पेट को फुलाए, वो नहीं फुला पाएगा। तो पेट नहीं फूलेगा यानी कि इंटेस्टाइन फूल नहीं रही है। मेरे पेट फुलाने का मतलब मैंने इंटेस्टाइन को फुलाया है। तो जब पेट नहीं फूलेगा तो इंटेस्टाइन नहीं फूल रही है, यानी कि उसकी वर्किंग खत्म हो गई। अब इसकी वर्किंग खत्म हो गई तो जो आप खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका वेट लॉस होगा। तो सबसे बड़ी जो सिम्टम्स है कि आपके पेट का ना फूलना, दूसरा आपका वेट लगातार कम होता चला जाता है, तीसरा आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर्स को दिखा लो, कुछ भी सिरप पी लो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो आपका पेट नहीं फूलेगा, आपका जो वजन लगातार कम होगा और यहाँ का एरिया बिल्कुल सख्त हो जाएगा। नाभि से लोअर एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं वो इतना टाइट हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पत्थर बिछा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं नली की समस्या। और अगर हम मेडिकल टर्म में समझें तो इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरालिसिस। तो ये दो समस्या है, कोड़ी की समस्या और नली की समस्या, आज यंग जनरेशन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बहुत तेजी से हो रही है। क्योंकि गलत आदतों की वजह से, गलत तरीके से बैठने की वजह से, उठने बैठने की तरीके से और गलत आदतों में इन्वॉल्व होने की वजह से ये समस्या आज तेजी से बढ़ रही है। और ये किसी भी टेस्ट में, ना अल्ट्रासाउंड में, ना एक्सरे में, ना सीटी स्कैन में, किसी में भी ये डायग्नोज नहीं होती और लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं केवल इसको समझने के लिए। आजकल एक जो प्रॉब्लम है PCOD, PCOS, जो कि
बहुत ज़्यादा वुमेन्स और गर्ल्स फेस कर रही है आज के जनरेशन में, इवन मेरी फ्रेंड भी फेस कर रही है 3-4 साल से। तो इसमें न्यूरोथेरेपी का क्या रोल है? देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों ही सिस्टर डिजीज हैं। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, यानी कि जब ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाए और वो पॉली हो जाए, यानी कि बहुत सारी हो जाए, तो उस बीमारी का नाम है पीसीओडी। अब इसका सीधा सीधा सिंपल सा इसको इस तरीके से समझें कि हमारे शरीर के अंदर जब जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचता, तो वहाँ क्या है, कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम घर में डेली सफाई ना करें तो कहीं ना कहीं कचरा जमा शुरू होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जहाँ ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती चली जाती है, वहाँ पर सेल डेड होने लग जाती हैं, और डेड सेल का एक गुच्छा बन जाता है, एक नोड बन जाती है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ये ओवरीज के अंदर हो रही है तो ओवरीज में हो गया, बहुत सारी एक साथ हो रही है तो उसे पॉलीसिस्ट बोलते हैं, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज, पीसीओडी। ऐसा ही कुछ होता है हमारे पीसीओएस में। तो अब क्या है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी। आजकल की जो गर्ल्स हैं अगर आप देखें उसमें, तो बहुत ज़्यादा उनका बीएमआर गड़बड़ है, यानी कि उनका वेट अपनी एज से बहुत ज़्यादा है, हाइट से बहुत ज़्यादा है, फैल रही हैं, मोटापा बहुत तेज़ी से आ रहा है, खान पान इतना ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये हार्मोन्स की समस्या है, जिसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना, ये दो हार्मोन्स का मेन रोल है। जब ये हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, और खासतौर से इसमें प्रोलैक्टिन भी, तो अगर कोई भी फीमेल इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है तो ये 3 हार्मोन्स को पहले टेस्ट कराए, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका प्रोलैक्टिन। अगर इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो इनको बैलेंस करना है। न्यूरोथेरेपी आपके हार्मोन्स पर काम करती है। हम जानते हैं कि लेफ्ट ओवरी आपका 80% एस्ट्रोजन बनाती है, 20% प्रोजेस्टेरोन बनाती है। राइट ओवरी से फीमेल्स के अंदर 80% प्रोजेस्टेरोन बनता है, 20% एस्ट्रोजन बनता है। हम जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। हम जानते हैं कि इन ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। हम जानते हैं कि ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेट होता है। तो न्यूरोथेरेपी में इन ग्लैंड्स को हम सीक्वेंस वाइज स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम पीनियल को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम हाइपोथैलेमस को कर सकते हैं, हम पिट्यूटरी को कर सकते हैं, और पिट्यूटरी से रिलीज कराकर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम ओवरी से भी रिलीज करा सकते हैं। तो इनकी हार्मोन को बैलेंस करने का काम है। बस हमारे को 3 चीज़ें चाहिए कि पेशेंट सही डाइट ले, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है हार्मोन्स का वो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि आपका घी तेल है। आप अच्छा घी तेल खाएंगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आप खाएंगे तो आपके अच्छे हार्मोन्स बनेंगे। दूसरा, आपको रात की नींद कंपलसरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग जो है वो रात को ही होगी, दिन में नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन भर में करनी चाहिए अपने लिए, अपने लोअर एब्डोमेन के लिए। ये हमारे लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, नाभि से नीचे की प्रॉब्लम है। हम इस पार्ट की कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। न्यूरोथेरेपी के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम यहाँ के लोअर एब्डोमेन का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो डाइट ठीक करें, एक्सरसाइज ठीक करें और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कराएं, आपकी पीसीओडी और पीसीओएस हमेशा ठीक हो सकता है। हाँ, और अगर प्रेगनेंसी हमने कंसीव कर ली पीसीओडी और पीसीओएस के दौरान, तो आने वाले बच्चे को भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, इस देश का भविष्य भी बीमार हो सकता है आपकी पीसीओडी और पीसीओएस के कारण से। तो हमारे आसपास जो स्पेशल चाइल्ड्स है आजकल, उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या पीसीओडी या पीसीओएस है? देखिए, आजकल जो बहुत तेज़ी से स्पेशल बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अब उसमें अगर हम बात करें तो वो ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हो सकते हैं, आपके एमएनडी के बच्चे हो सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हो सकते हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं। इन सब के अलग अलग कारण हैं। हाँ, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस भी एक कारण है। उनमें 3 स्टेज में अगर हम इसको समझें कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ गड़बड़ियां होती हैं जिनका हम सावधानी नहीं रखते हैं तो दिक्कत आ सकती है। डिलीवरी के दौरान अगर कुछ गलतियां हुई हैं हमारे से तो भी दिक्कत आ सकती है, और डिलीवरी के बाद में बच्चे का 1 साल तक की जो ग्रोथ है, अगर उस दौरान हमसे गलतियां होती हैं तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं। मैं बताता हूँ तीनों चीज़ें आपको। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन है, तो बच्चा होल इन हार्ट के साथ पैदा हो सकता है, यानी कि दिल में छेद बच्चे को हो सकता है। ऐसे अगर माँ हाइपोथायराइडिज्म की शिकार है, यानी कि माँ को हाइपोथायराइडिज्म है और हाई लेवल का है, यानी कि थायराइड वीक है, तो ऐसा बच्चा 99% मंदबुद्धि होगा। क्यों? 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड कर रही है, और माँ का थायराइड पहले से ही हाइपो है। जब माँ का थायराइड ही हाइपो है तो बच्चे का थायराइड कैसे ठीक होगा?
क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिशन तो माँ से ही आना है। तो माँ की अगर कोई ग्लैंड हाइपो है तो बच्चे का भी वो ग्लैंड हाइपो होगा, और अगर बच्चे का हाइपोथायराइड है तो बच्चे का ब्रेन का विकास नहीं होगा और वो बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, है ना। हाँ। डिलीवरी के दौरान कुछ चीजें गड़बड़ी होती हैं कि बच्चा पहले रोना चाहिए, तब डॉक्टर्स को नाड़ू काटना चाहिए, यानी कि माँ का और बच्चे का जो कनेक्शन है वो नाड़ू से है, वो नेवल से है ना, अम्बिलिकल कोड से है। तो उस कोड को हमें तब काटना चाहिए जब बच्चा रोए। बच्चे रोने का मतलब कि उसका ब्रेन एक्टिव हो गया, उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई चली गई, ऑक्सीजन चली गई। अगर हम नाड़ू को पहले काट दें और बच्चा ना रोए तो ऐसा बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, ऐसा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। सेरेब्रल मतलब ब्रेन है, पाल्सी का मतलब पैरालिसिस है, और ऐसा बच्चा ना बैठेगा, ना उठेगा, ना लेटेगा, ना आपकी बात सुनेगा, यानी कि वो टोटली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी गलती की वजह से है, तो डॉक्टर्स को इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। तीसरा, 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड करती है, तो थायराइड हमारा ठीक होना चाहिए। और 1 साल तक बच्चों को टीवी से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उम्र है उसके कम्युनिकेशन की। आप बोलते हैं बच्चा मुस्कुराता है, आप पुकारते हैं बच्चा इधर उधर देखता है, आप उसे टीवी में लगा देंगे, मोबाइल में लगा देंगे, उसको मोबाइल की उसको वीडियो गेम दिखाएंगे तो उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। और ऐसे बच्चे आजकल बहुत तेजी से ऑटिस्टिक बनते हैं, हाइपर बनते हैं, तो ये हमें ध्यान करनी है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की एक और रिसर्च थी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बॉडी में ईचिंग है, कहीं भी खुजली है, खास तौर से प्राइवेट पार्ट पर है, तो ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि तोड़ू फोड़ू किस्म के होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहे हैं, बच्चे कभी इधर भग रहा है, कभी उधर भग रहा है, माता पिता की सुनता ही नहीं है, पेरेंट्स की सुनता ही नहीं है। तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी है। प्रेगनेंसी कोई एक टर्म नहीं है, ये एक पूरी एक प्रोसेस है। हमें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, हमें डिलीवरी के दौरान कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, हमें डिलीवरी के बाद में 1 साल तक बच्चे का ध्यान रखना है। जब हम इन 3 स्टेज का ध्यान करेंगे तो आने वाली जनरेशन स्वस्थ होगी। और न्यूरोथेरेपी इस बीमार जनरेशन को भी ठीक करने का काम कर रही है, क्योंकि हम ब्रेन पे भी काम करते हैं, हम थायराइड को भी ठीक कर सकते हैं, हम बॉडी के अंदर होने वाली किसी भी कमी को न्यूरोथेरेपी से पूरा कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आज इन बच्चों के लिए वरदान है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी है जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी ने, और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी इन बच्चों पर काम करती है कि इन बच्चों में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है। उनको मानक उपाधि दी कि न्यूरोथेरेपी से ऐसे हजारों बच्चे आज अपना जीवन नॉर्मल जी रहे हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ में काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी कौन कौन सीख सकता है? देखिए, न्यूरोथेरेपी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोग आज न्यूरोथेरेपी से अपनी रोजगार चला रहे हैं, अपना सेंटर चला रहे हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो हर वो व्यक्ति न्यूरोथेरेपी को सीख सकता है जो आज एक रोजगार की तलाश में है। हाँ, वो 12वीं पास होना चाहिए, किसी को कि ये मेडिकल फील्ड है तो 12वीं पास हर वो व्यक्ति न्यूरोथेरेपी को सीख सकता है जो अपने एक लिए एक नए करियर के सर्च कर रहा है। दूसरा, महिलाओं के लिए न्यूरोथेरेपी जरूरी है, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि परिवार में अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, यानी कि पढ़ा लिखा है, तो केवल एक व्यक्ति ही पढ़ा लिखा है, और अगर परिवार में एक लेडीज पढ़ी लिखी है तो वो पूरे परिवार को पढ़ा देती है, अपने बच्चों को पढ़ा देती है। तो ऐसे ही अगर एक फीमेल न्यूरोथेरेपिस्ट बनती है परिवार में तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है कि आपके घर में मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा। आप जब बीमार होंगे, परिवार में कोई हस्बैंड है या बच्चे हैं वो बीमार होते हैं तो अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो फीमेल्स को सीखना चाहिए। फीमेल्स को इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है। इन फ्यूचर में भगवान न करे कभी उनको जरूरत पड़ जाए, उनके कोई दिक्कत हो, तो वो कल को इस स्किल के आधार पे अपना तो खर्चा निकाल सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज सिंगल मदर हैं और न्यूरोथेरेपी का सेंटर चलाकर अपने परिवार को एक आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं, अर्निंग का साधन बना रहे हैं, इंडिपेंडेंटली खड़े हैं। तो फीमेल्स को जरूर सीखनी चाहिए। हाँ, और उसको भी सीखनी चाहिए जो लोगों की सेवा करना चाहता है। भाई, मुझे अर्निंग नहीं करनी, आज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो आप न्यूरोथेरेपी को सीखें, लोगों को अवेयर करें कि लोग बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से हो सकते हैं, सिंपल प्रेशर पॉइंट के माध्यम से हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियां आज हर घर में हैं, घर घर जाकर आप न्यूरोथेरेपी के उन पॉइंटों को सिखाएं और लोगों को इस तरीके से मदद भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आज हर उम्र के लिए है, वो यंग के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है और
सेवा की उम्र में हैं, बुजुर्ग हैं तो सेवा भी कर सकते सर इन केस अगर आज मैं बीमार हो जाती हूँ तो व्हाई शुड आई गो फॉर न्यूरोथेरेपी? हैं। देखिए, आप बीमार होते हैं, भगवान करे कभी आप बीमारी ना पड़े, लेकिन जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। या तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपकी मेडिसिन शुरू होती है, आपका एक कोर्स शुरू होता है। आपको हो सकता है वो 15 दिन के लिए दवाई दे, हो सकता है अगर बड़ी बीमारी है तो 1 महीने के लिए दवाई दे, और बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो 6 महीने के लिए। और अगर डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, स्किन डिजीज़ है या थायराइड है तो ये ज़िंदगी भर के लिए मेडिसिन जुड़ जाएंगी, है ना? तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं या आप न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और बिना दवा के ठीक होना चाहते हैं। आप दवाइयों का एक चीज़ तो पक्का है, दुनिया में आज तक एक मेडिसिन एक भी ऐसी नहीं बनी है जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट ना हो। आप गूगल पर किसी भी मेडिसिन का नाम लिखिए और पूछिए कि साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। यानी कि सबसे कम साइड इफेक्ट की एक मेडिसिन है जिसे पैरासीटामोल कहते हैं। कम साइड इफेक्ट की, यानी कि साइड इफेक्ट तो उसके भी हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, हम कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहे, हम आपकी बीमारी का जड़ से इलाज कर रहे हैं, आपकी बीमारी को बताकर इलाज कर रहे हैं, आपकी बॉडी के नेचर के हिसाब से बात ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, जो कमियां हैं उन कमियों को ठीक कर रहे हैं। इवन हमारे पास पेशेंट एक बीमारी को लेकर आता है कि मेरे को ये बीमारी है, आप इसका इलाज कर दीजिए, और 1 महीने के बाद वो कहता है सर मैंने तो एक बीमारी का इलाज कराया था, आपने तो 4-5 बीमारी वैसे ही ठीक कर दी। तो यानी कि ये साइड इफेक्ट है कि एक बीमारी के साथ साथ आपकी 2 बीमारियां इसमें फ्री ठीक होती हैं, जबकि वहां पर आप एक बीमारी का इलाज कराने निकलते हैं, 2 बीमारियां और क्रिएट हो जाती हैं। आप 1 महीने किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन खा लो, आपको पेट से रिलेटेड बीमारी अपने आप आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, बॉडी में गर्मी आ जाएगी, हार्मोन इनबैलेंस हो जाएंगे। तो आप किधर जाना चाहते हैं? बीमारियों के जंजाल में फंसना चाहते हैं या बीमारी को ठीक करना चाहते हैं? ऑब्वियसली बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। तो क्या सब बीमार व्यक्ति को ही न्यूरोथेरेपी में जाना चाहिए या फिर हेल्दी पर्सन भी जा सकता है? देखिए, बीमार व्यक्ति को तो न्यूरोथेरेपी की मदद लेनी ही चाहिए। हम भगवान से कहते हैं कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, लेकिन जो बीमार पड़े वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जरूर आए, है ना? और आज बहुत लाखों की संख्या में लोग बीमार हैं, कहीं ना कहीं तो अपना इलाज करा रहे हैं और इलाज कराकर भी निराश हैं, तो उनको तो न्यूरोथेरेपी में आना ही चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी रहने के लिए भी आप न्यूरोथेरेपी को करा सकते हैं। जैसे आप योगा सेंटर ज्वाइन करते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप पार्क जाते हैं या हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हैं, ऐसे आप न्यूरोथेरेपी सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम आपके 11 सिस्टम पर काम करते हैं, आपकी बॉडी को 11 सिस्टम चलाते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके हार्मोन्स का सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है। इन 11 सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि ये 11 सिस्टम अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। और जब 11 के 11 सिस्टम आपका अपना काम कर रहे होंगे, अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल को, अपने एंजाइम को प्रॉपर तरीके से सिक्रीट करेंगे, तो आप 50 साल में भी 25 साल के लगेंगे। जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स को देखते होंगे तो वो 60 साल के भी आज 45 साल के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप के अपने सिस्टम को स्टिमुलेट कर रखा है, अपने सिस्टम पे काम करते हैं। तो आपको एंटी एजिंग में भी न्यूरोथेरेपी मदद करेगी, आपको परमानेंट ठीक रखने में मदद करेगी। आपकी आयु 7 आयु हो, यानी कि 7वीं आयु हो, 100 साल आपकी आयु हो, इसमें न्यूरोथेरेपी आपकी मदद करेगी। तो सर बेसिकली आपका एम क्या है न्यूरोथेरेपी को लेकर? देखिए, मेरा एम जो है केवल इतना ही है कि लोग न्यूरोथेरेपी को जाने, न्यूरोथेरेपी को पहचाने और जब बीमार पड़े न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ें। डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का जन्मदिन आ रहा है 2032 में, है ना? हम उनका 100वां जन्मदिन मनाएंगे, यानी कि जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख न्यूरोथेरेपिस्ट देश भर में होनी चाहिए। आज की डेट में 10,000 न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आज की डेट में लगभग 3 लाख लोग डेली न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करा रहे हैं देश भर में। हमारा लक्ष्य है 2032 में कि लगभग 30 लाख लोग न्यूरोथेरेपी को डेली अपना रहे हों, है ना? लगभग 1 लाख न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार हों और 50 लाख लोग न्यूरोथेरेपी से अपना रोजगार चला रहे हों। यानी कि अगर 1 लाख व्यक्ति न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके माध्यम से जो जुड़ रहे हैं वो भी न्यूरोथेरेपी को अपनाकर अपना परिवार चला सकते। तो रोजगार देना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को बिना दवा के ठीक करना, मेडिसिन से छुटकारा पाना, क्योंकि मेडिसिन हमारे देश में केवल 200 साल की है। 200 साल पहले क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या 200 साल पहले लोगों को इलाज की जरूरत नहीं थी?
लोग इलाज बीमार भी पड़ते थे और इलाज भी होता था। अंग्रेज आए, अपने साथ अंग्रेजी मेडिसिन लेकर आए, इसलिए हम उसे अंग्रेजी मेडिसिन भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। हाँ। तो हमारा उद्देश्य है कि अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में हो, और इमरजेंसी केवल 10% होती है, 90% इमरजेंसी नहीं होती। आज हम उल्टा 90% एलोपैथी में निर्भर हो गए हैं, और हम जब कहीं इलाज नहीं मिलता तो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य यही है कि देश भर में घर घर में लोग न्यूरोथेरेपी को जाने, घर घर तक न्यूरोथेरेपी पहुंचे, और बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार पड़े तो न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एज अ फीमेल मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉडकास्ट के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके दर्शक जो इसको देखेंगे बाद में, वो कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और जानेंगे कि हमारा शरीर कैसे चलता है, कैसे काम करता है, और न्यूरोथेरेपी इसमें आपकी क्या मदद कर सकती है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।